हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और पढ़ने में बहुत मजा आने वाली है इसको। और मजे की बात तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग आज 1.5 घंटे की क्लास लेने वाले हैं बस, और आपको चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो तैयार है आप सभी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी हाजिरी लगाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर आगे की कहानी आज की स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सही बच्चा लोगों को, बहुत ढेर सारा गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? गुड इवनिंग बच्चा लोगों, गुड इवनिंग। क्या बात है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। चलिए, शानदार। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर अपना जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि आज का हमारा चैप्टर है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन शॉर्ट ईएमआई बोला जाता है इसको, है ना? क्या बोलते हैं? ईएमआई। इसके बारे में पढ़ना है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी हमारे भाई साहब फैराडे ने। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। कैसे की थी? इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एग्जाम में आता है फैराडे ने कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकाला था। तो फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था? ये कुंडली लेकर के आए बाजार से। देखो, कुंडली का मतलब कुछ नहीं होता है, एक तार को गोल गोल लपेट दो, ऐसे ही चौकोर चौकोर भी लपेट सकते हो, बस बंद होना चाहिए, लूप बंद होना चाहिए। इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद फैराडे जो है चुंबक को इसके पास ले जा रहे थे, इससे दूर ले जाते, मतलब इसके सापेक्ष गति करा रहे थे। ठीक है, कभी चुंबक को इसकी ओर ले गए, इसके दूर ले गए, कभी कुंडली को आगे पीछे कर रहे थे फैराडे। मतलब ऐसी मजा आ रहा था उनको, लैब में बैठ कर कर रहे थे सब। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि जब हम इस चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं, या वाइसे वर्सा कुंडली को चुंबक के पास ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं, दोनों ही स्थितियों में गैल्वेनोमीटर की सुई हिल जा रही है। इसका मतलब कुंडली में धारा उत्पन्न हो जा रही है। फैराडे खुश हो गए, बोले वाह क्या मैंने एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन फैराडे माने नहीं, उन्होंने कहा थोड़ा और ट्राई करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और चेक करते हैं क्या असर हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने वापस से क्या किया, यही वाली कुंडली ली और इस बार इस कुंडली को दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में कि इस कुंडली को एक दूसरी कुंडली के पास रखा और दूसरी कुंडली में लगा दी बैटरी, जिसकी वजह से दूसरी कुंडली में प्रवाहित होने लगी धारा। ठीक है, और इस बार इन्होंने दूसरी कुंडली को, इस बार चुंबक को कर रहे थे, अब की फैराडे ने दूसरी कुंडली को इसके पास ले गए, इसके दूर ले गए। ऐसा फैराडे ने क्यों किया होगा? सोचो सोचो, फैराडे ने चुंबक को कुंडली के आसपास गति कराई, समझ में आता है। फैराडे ने एक कुंडली को दूसरी कुंडली के पास और दूसरी कुंडली से दूर क्यों गति कराया होगा? सोचो सोचो, क्यों किया होगा फैराडे ने? अरे बहुत सिंपल सी बात है, फैराडे को पता था, बायो सेवर्ट वगैरह से बहुत पहले आ चुके थे फैराडे से, इन्होंने ऑलरेडी बताया था कि धारावाही लूप भी चुंबक की तरह व्यवहार करता है। पिछले चैप्टर में पढ़ा तो हम लोगों ने, है ना? यानी कि जैसे एक चुंबक है, ठीक वैसे धारावाही लूप है। तो अगर मैं इसको आगे पीछे करूंगा कुंडली के सापेक्ष, तो यहां पर भी तो सेम केस होना चाहिए, और सेम केस हो रहा था। यहां पर भी धारा उत्पन्न हो गई थी। फैराडे खुश हो गए, उन्होंने कहा अच्छा काम तो कर रहा है। ठीक है, मतलब चाहे एक चुंबक और दूसरी कुंडली को आपस में एक दूसरे के सापेक्ष गति कराओ, चाहे दो कुंडलियों को एक दूसरे के सापेक्ष गति कराओ, दोनों ही स्थितियों में दूसरी वाली कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाएगी। ये पहली कुंडली, मैंने एक्चुअली इसको बोलते हैं प्राथमिक, इसको बोलते हैं द्वितीयक। ठीक है, उल्टा बोल गया मैं। ये वाली प्राथमिक है, प्राइमरी, और ये वाली सेकेंडरी है। कैसे पता सर? जिसमें हम लोग पहले से धारा प्रवाहित करा कर रखते हैं वो प्राइमरी होती है, प्राथमिक, और जिसमें बाद में उत्पन्न होता है वो द्वितीयक होता है ना? फिर फैराडे के मन में कभी कभी एक ख्याल आया, फैराडे ने सोचा यार कि इसको दूर पास करने से होता क्या होगा, क्योंकि ये चुंबक है,
तो इसका चुंबकीय क्षेत्र यहां घटता होगा। तो फैराडे ने सोचा कि अगर मैं इसमें धारा परिवर्तित कर दूं, दूसरी वाली कुंडली में अगर मैं धारा पर इसको गति ना कराऊं, क्या करूं, बल्कि गति कराने के बजाय दूसरी वाली कुंडली में अगर मैं धारा का मान परिवर्तित कर दूं, तीसरे नंबर पर इन्होंने क्या किया कि दूसरी वाली कुंडली को गति नहीं कराया ना, गति कराया ही नहीं, बल्कि क्या किया, इसमें जो धारा बह रही थी उस धारा के मान को घटाया बढ़ाया। ठीक है, पहले केस में चुंबक को कुंडली के पास ले गए, दूर ले गए, एक चुंबक दूसरा कुंडली। दूसरे केस में दोनों ही कुंडली हो गई, लेकिन दोनों कुंडलियों को एक दूसरे के सापेक्ष पास दूर किया। ठीक है, और तीसरे केस में दूसरी वाली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को घटाया बढ़ाया, उसको गति नहीं कराया। तीनों स्थितियों में फैराडे ने देखा कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा था, सेकेंडरी कॉइल में हर बार विक्षेप आ रहा था। फैराडे खुश हो गए, प्रयोगशाला से बाहर निकले, हंसते झूमते गाते नाचते मुस्कुराते और सारी दुनिया को बताने लगे, देखो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। लोगों ने पूछा क्या किया एक्सपेरिमेंट में? फैराडे ने कहा ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग चुंबक से धारा उत्पन्न करेंगे। तो लोगों ने कहा मतलब इसका फायदा क्या है? चल के मुंह उठाए चले आए, ये मैंने एक्सपेरिमेंट कर, क्या मतलब है इसका? क्योंकि क्या है ना, देखो बाहर के लोगों को लोग जल्दी अंदर आने नहीं देते हैं, कोई भी फील्ड हो, है ना। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट सब बैठे हुए, इनको बर्दाश्त नहीं होता कोई कल का लड़का कोई नया एक्सपेरिमेंट करके लेके चला है, कोई नई खोज कर देगा। तो उन लोगों ने फैराडे का बताओ क्या कहा, चलो मान लिया तुम्हारे एक्सपेरिमेंट सब सही, क्या करना क्या है इसका, बताओ क्या करोगे इससे? हमारे पास वो है रिएक्टर, वहां से बिजली बन रही, इसका करना क्या है बताओ? तो फैराडे ने कहा इसका करना यही है कि, अच्छा उस समय रिएक्टर नहीं था, मैं गलत बोल गया, ठीक है, तो रिएक्टर बाद में बना है। तो फैराडे ने कहा देखो इसका करना क्या है कि इससे हम बिजली बनाएंगे। तो कहे कि बिजली कैसे बनाओगे, यूज क्या है इसका, कैसे करोगे? तो कहे देखो अभी तो मैंने इसको खोजा है, अभी अभी तुम पूछ रहे हो यूज क्या, बच्चा पैदा हुआ है तुम पूछ रहे हो इंजीनियर बनोगे डॉक्टर बनोगे, अरे उसको बड़ा होने दो, समझने दो उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, शारीरिक क्षमता क्या है, वो अच्छा खेल सकता है कि अच्छा पढ़ सकता है, बायो में इंटरेस्ट है कि मैथ में इंटरेस्ट है, अभी पैदा हुआ है और पूछ रहे डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, समय लगेगा ना। फैराडे ने कहा, यही मैं नहीं बोल रहा, फैराडे बोल रहे थे, ठीक है, फैराडे ने कहा ये एक नवजात शिशु है, अभी बड़े होते होते देखना कितना कमाल करने वाला है, अभी तो इसकी खोज ही हुई है। और वाकई आज दुनिया में चाहे किसी भी तरह से बिजली हम बना रहे हो, चाहे किसी भी तरह से, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर बन रही हो, चाहे बांध से बन रही हो, चाहे कोयले से बन रही हो, ठीक है, किसी भी रूप से हम बिजली जो बना रहे हैं उसमें अंतिम में आकर के फैराडे भाई साहब का ही काम होता है। बिना फैराडे के दुनिया में आज बिजली की जरूरत को हम पूरा नहीं कर सकते थे, कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो फैराडे को आप लोग बड़े धन्यवाद बोलिए जिसकी वजह से आप लोग पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, इसमें फैराडे का बहुत बड़ा रोल है, समझे। तुम हमेशा कहते हो साइंटिस्ट खोज चले जाते हैं, हम परेशान रहते हैं, पढ़ते पढ़ते परेशान नहीं, कितना हमारा जीवन सुखमय कर देते हैं ये सोच के देखो, ठीक है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट थे फैराडे के, फैराडे ने यहां से एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद समझा कि इस चुंबक को आसपास ले जाने से, कुंडलियों को गति कराने से या धारा को कम ज्यादा करने से आखिर होता क्या है ना। तो फैराडे को एक बात समझ में आई, क्या होता है इससे, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स बदलता होगा। आपको अक्सर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो फैराडे ने भी अपना नियम देने से पहले चुंबकीय फ्लक्स को कायदे से पढ़ा, तो पहले हम भी पढ़ेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद फैराडे का नियम डिस्कस करेंगे। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स क्या सबको याद है क्या, बताओ एक बार जरा, वैद्युत फ्लक्स क्या सबको याद है क्या, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगा के बताओ, बोलो क्या वैद्युत फ्लक्स सबको याद है? हाँ, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? क्लियर, बहुत बढ़िया। बताओ वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, बताओ जल्दी से। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पता है तुम लोगों को? नहीं पता है, नालायक हो गए तुम सब। नहीं पता, अरे नालायक हो क्या तुम सब। हाँ भैया गुड इवनिंग, सोते रहे तो नालायक तुम लोग। पता है 5 बजे क्लास है तो 5:30 बजे गुड इवनिंग करते हो, गुड़ा के मारूंगा बुद्धि सही कर दूंगा मैं।
हाँ सूत्र उत्र बता रहे हो तुम लोग, ठीक है, मेरे को जानना था कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है नालायकों। हाँ सर, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। जहां जहां वैद्युत है वहां वहां चुंबकीय कर दो। ये देखो देखो इधर, जहां जहां वैद्युत वहां वहां चुंबकीय कर दो। क्या बोलेंगे हम लोग, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक स्थित किसी पृष्ठ के एकांक, सेम परिभाषा है, कुछ अंतर है ही नहीं, वही वैद्युत फ्लक्स वाली परिभाषा है कि एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत। कैसे, अभिलंबवत है ना, कैसे, अभिलंबवत, ठीक, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, किसकी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बोलो कोई नई बात है क्या। हाँ सेम डेफिनेशन, फॉर्मूला सेम है, बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा, है ना। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो आप कहोगे सर सिंपल तो है, ये क्षेत्रफल वेक्टर हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, बस जो इस पृष्ठ से गुजर रहा है ना सर। सेम टू सेम तो है सर, एकदम सेम टू सेम तो है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। वैद्युत की जगह चुंबकीय करो और पूरी परिभाषा बदल गई चुंबकीय फ्लक्स में, है ना। एक डिफरेंस है बस, क्या, इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है मात्रक इसका, वेबर, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। और इसी मात्रक से अगर आप ए को नीचे भेज दो तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाता है। भाई साहब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखना इस बात को, गड़बड़ा जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स पूरी पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत समझदार बहुत बुद्धिमान बच्चे हो तुम लोग, है ना। बेटा वेबर की स्पेलिंग डब्ल्यू से होती है, वेबर, ठीक है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का होता है और वेबर हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स का। कोई नई बात नहीं है, आप सब ये बात जानते हो, ठीक है। जब फैराडे ने फ्लक्स को पढ़ा तो फैराडे को यह समझ में आया कि इसका मतलब है कि जब मैं कुंडली के पास किसी चुंबक को गति करा रहा था, जब मैं कुंडली के पास किसी चुंबक को गति करा रहा था तो हो क्या रहा था कि जो चुंबकीय फ्लक्स इस चुंबक से निकल रहा है वो चुंबकीय फ्लक्स कभी इसमें बढ़ रहा था कभी इसमें घट रहा था, इसके कारण ही सारी कहानी हो रही थी, है ना। तो भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यहां से परिभाषा निकाल कर दी फैराडे ने। फैराडे ने कहा देखो हो हवा कुछ नहीं रहा है, जब मैं चुंबक को या दो कुंडलियों को आपस में एक दूसरे के सापेक्ष गति कराता हूं तो होता क्या है कि दोनों कुंडलियों के बीच चुंबकीय फ्लक्स का जो आदान प्रदान हो रहा है ना एक से दूसरे में, वो घटता बढ़ता है, ठीक। तो फैराडे ने कहा कि जब किसी कुंडली से बद्ध, जब किसी कुंडली से बद्ध किसमें, चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो क्या होता है, तो कुंडली में, तो क्या होता है, कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है,
उत्पन्न हो जाता है। और क्या होता है, और या और बात लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसका मैं नाम लिख देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, अब विद्युत वाहक बल उत्पन्न मतलब बैटरी लग गई। अच्छा, एक सिंपल सी बात बताऊं मैं, विद्युत वाहक बल कौन लगाता है, बैटरी तो उत्पन्न करता है, बैटरी में विद्युत वाहक उत्पन्न, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा मतलब कुंडली अपने आप में एक बैटरी कार्य करने लगी, यानी वो धारा प्रवाहित कराने लगी, है ना। क्या करेंगे, धारा। और कुंडली एक अगर बंद परिपथ है तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तथा कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है। तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को, ये पूरा कार्यक्रम हुआ इतनी देर में, है ना, और इस घटना को क्या बोलते हैं बताओ, इस दुर्घटना क्या बोलते हैं, इस घटना, दुर्घटना नहीं भाई, सुघटना है ये, ठीक है। घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये परिभाषा अगर एग्जाम में पूछता है, आ गया तो आप लोग लिख लोगे। बताओ क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी अंगूठा लगाओ, बोलो। किसी को कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है, नालायकों जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसी को किसी प्रकार का कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है ना। अंगूठा अंगूठा लगाओ जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं चलेगा। कुंडली में उत्पन्न धारा बेटा हमेशा के लिए, तो दुनिया में कोई, संसार नश्वर है ना, हमेशा के लिए कोई है ही नहीं, धारा कैसे हो सकती हमेशा के लिए। जब तक फ्लक्स बदलेगा तब तक धारा रहेगी, जैसे ही फ्लक्स बदलना बंद हुआ, जैसे हमने चुंबक को रोक लिया, धारा अपने आप रुक जाएगी। बहुत सिंपल सा जवाब था तुम्हारे सवाल का, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन भाई धारा किसके कारण आई, फ्लक्स परिवर्तन के कारण ना। जब फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं होगा तो ना तो विद्युत वाहक बल आएगा ना धारा आएगी, ठीक है। तो चुंबक को आप गति कराना बंद कर दो, धारा अपने आप रुक जाएगी। बहुत सिंपल सी बात, क्लियर। क्या बात है, कमेंट बॉक्स में बच्चे खुद ही आंसर दे रहे हैं। एक भैया हमारे जिनका नाम है अमर 175, ये पिछले 48 घंटे से सो रहे हैं। कमाल की भाई, इतना देर तक कैसे कोई सो सकता है। ये पूछ रहे हैं सर चुंबकत्व एवं द्रव नहीं पढ़ाएंगे क्या। तो बाकी बच्चे लोग जो 48 घंटे से जग रहे हैं, जरा इनको बता दीजिए कि क्या चैप्टर पढ़ाया जा चुका है क्या। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, हम सो जाते हैं फिर 2 दिन बाद उठते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है, हमको लगता है सुबह उठ गए 8 बजे, चलो। इनको होश ही नहीं होता है कि आज नहीं कल उठे सो करके, 2 दिन बीत गए नालायक, समझे। होता है कभी कभी, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें ये सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात भी नहीं है, ठीक। और जो नालायक लोग बिना लाइक किए पढ़ते रहते हैं ना, पाप पड़ेगा तुमको, पाप। चलें आगे। हाँ, परसों पढ़ाए थे तभी सो रहा था। अब ये कह रहा है न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं, फिर ये सो रहा था। लगता है प्लेलिस्ट देख के, अच्छा हाँ पढ़ा दिए हैं, अब ये देख के आ रहा है न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं। तो फिर जरा इनको बताओ तुम लोग, तो न्यूमेरिकल के बारे में क्या बताया था मैंने उस चैप्टर में। जो जिसने क्लास की उसको सब पता है, जिसने क्लास ही नहीं की है, क्यों मैंने क्लास में शुरू से अंत तक 2-3 बार चीज इस बात को बताया है। तो
तो इसका मतलब बिना क्लास की चला आया भाई ये। चलो अच्छा आगे चलते हैं। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हो चुकी है। अब ये बात कि भाई ये बताओ विद्युत वाहक उत्पन्न कितना उत्पन्न होगा। तो फैराडे ने कहा डोंट वरी, आई एम हियर। ठीक है, मैं बता रहा हूं कितना उत्पन्न होगा। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब देखो, जिसके पास अगर पुरानी किताब होगी कुमार मित्तल की, तो उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है ना। आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो आपको बता रहा। तो कई बार अक्सर मैं मेरे पुराने वीडियो जब पढ़ाया करता, बच्चे बाद में कमेंट करते थे हमारे सर तो ये पढ़ाए हैं, आप गलत पढ़ा रहे हैं, हमारी बुक में भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता एनसीईआरटी जैसी कोई चीज होती भी है। ठीक है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है। प्रथम नियम क्या है? हम लोगों ने पिछले पेज पे जो परिभाषा पढ़ी, पूरी कहानी जो पढ़ी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, ये एक्चुअल में यही फैराडे का प्रथम नियम है ना। यही फैराडे का क्या है? प्रथम नियम है। ये जो लिखा है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये पहला नियम है। ठीक, दूसरा नियम क्या है? सेकेंड लॉ। दूसरा नियम बार बार क्या लिखना उसको, है ना। दूसरा नियम या द्वितीय नियम या सेकेंड नियम क्या है? द्वितीय नियम क्या है? पुरानी वाली कुमार मित्तल में इसको प्रथम नियम बताया है और द्वितीय नियम में लेंज का नियम लिख के रखा हुआ है, जबकि लेंज का नियम अलग से है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास वो है तो ध्यान रखिए। ठीक, तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है कि कुंडली में उत्पन्न, किसमें? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, जो भी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है उसमें, ठीक, कुंडली से फ्लक्स परिवर्तन की दर। अब फ्लक्स परिवर्तन आप चाहे जैसे कर रहे हो, चाहे कुंडली को कुंडली के पास ले आ रहे हो, चाहे चुंबक को उसके पास ले आ रहे हो, चाहे दूसरी कुंडली में धारा बदल रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, है ना, इसके कारण तो फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि E इक्वल्स टू या E प्रोपोर्शनल टू हम कह सकते हैं डी फाई बी बाई डी टी, है ना। E इक्वल्स टू डी फाई बी बाई डी टी, या E इक्वल्स टू हम कह सकते हैं माइनस का डी फाई बी बाई डी टी। आपको अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा तो यहां पे कोई कांस्टेंट नहीं आया, कांस्टेंट जो था वो 1 होता है एक्चुअल में। क्या सर? अनुक्रमानुपाती नियतांक जो होता है वो 1 होता है, कांस्टेंट यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो आएगा वो 1 होगा, तो उसको लिखना नहीं है। और माइनस क्या है? माइनस ये बताता है कि ये नालायक विद्युत चुंबकीय फ्लक्स जो है ये बहुत ही मतलब सही आदमी नहीं है, ये जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है, बेटा बाप का विरोध करता है। दूसरा नियम ये बताता है, क्या बताता है? दूसरा नियम बताता है कि जो बेटा है वो बाप का विरोध करता है ना, जिससे उत्पन्न हुआ है उसी कारण का विरोध करता है। माइनस चिन्ह विरोध को बताता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। फ्लक्स परिवर्तन चाहे जिस कारण से हो रहा हो, चाहे जिस कारण से हो रहा हो, ये उसका विरोध करेगा। मतलब अगर कुंडली के पास चुंबक को ले आ रहे हो और फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगा, चुंबक को आने नहीं तो उसको धक्का मारेगा, चुंबक को मत आओ इधर, है ना। इतना ये नालायक है ये। ठीक है, तो जिस कारण उत्पन्न हो रहा है ये उसी का विरोध कर रहा है। कौन? फ्लक्स। स्मॉल ई से क्यों लिखे हैं? कैपिटल ई से लिखते हैं जब विद्युत वाहक बल कांस्टेंट होता है। ये विद्युत वाहक बल परिवर्ती है, बदलता रहता है, इसलिए इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल।
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर कोई राशि बदल रही है तो अक्सर उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि समय को हम लोग स्मॉल टी से लिखते हैं, आवर्तकाल को कैपिटल टी से लिखते हैं, है ना। त्वरण को हम लोग स्मॉल ए से लिखते हैं, और कोई कांस्टेंट लेना हो तो कैपिटल ए से लिखते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो एक जनरल सा रूल है कि कोई चीज बदल रही है तो उसको स्मॉल से लिखते हैं, और कांस्टेंट है तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। बात समझ में आ रही है। तो ये नालायक जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध करता है, ठीक। और अगर कहीं कुंडली में फेरों की संख्या n हो, कुंडली में कई फेरे लगे हों, एक फेरे की कुंडली ना बना करके हम लोग कई बार लपेट दिए कुंडली को, है ना। तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, है ना, तो यही फॉर्मूला हो जाता है। n है तो एक कुंडली में इतना, तो n कुंडली में n से गुणा कर लेंगे, तो माइनस का n डी फाइव बी बाई डी टी। बात समझ में आ रही, माइनस का n डी फाइव बी बाई डी टी, ठीक है। ये उत्पन्न विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है। अच्छा, अगर मैं n को अंदर भेज देता हूं तो आएगा माइनस का डी डी टी ऑफ n फाइव बी, क्या हो जाएगा, n को मैं अंदर भेज देता हूं तो n फाइव बी माइनस का डी डी टी ऑफ n फाइव बी। यहां पर जो n फाइव बी है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। क्या बोलते हैं, फ्लक्स, इंपॉर्टेंट चीज अभी यूज होगा आगे इसलिए बता रहा हूं। फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। और इसका जो मात्रक होता है n5b का, जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है वेबर टर्न। क्या मात्रक होता है, वेबर यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, और टर्न यानी फेरों की संख्या। तो इसका मात्रक होता है वेबर टर्न, इसको बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। n5b को एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ क्या बोलते हैं, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, और इसका मात्रक होता है वेबर टर्न। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, क्यों भाई। हाँ भैया, हर का कुछ काम आ गया है तो हर का काम तुम कर लो, क्लास बाद में देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक भैया आप कह रहे हैं आइंस्टाइन ज्यादा बुद्धिमान थे या न्यूटन, है ना। ये तो वही बात हो गई, अब जाने तो नहीं बोलेंगे वरना तुम बुरा मान जाओगे। अरे नालायक, दोनों अपने अपने समय के वैज्ञानिक थे, दोनों अपने अपने हिसाब से सोचते थे, लेकिन दोनों ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसके दम पे आज हमारी जिंदगी इतनी आसान हो गई है। चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो न्यूटन हो। बात समझ में आई, बाकी लोग समझ गए मैं क्या बोलने वाला लगता है। हाँ। आगे चलें, चलिए, तो ये क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रेरित धारा। प्रेरित धारा, अच्छा हम लोगों ने प्रेरित विद्युत वाहक बल पढ़ लिया, अब प्रेरित धारा पढ़ लेते हैं। तो धारा क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है सर, आई इक्वल टू ई अपॉन आर होता है ना, बचपने में पढ़ के रखे हम लोग, आई इक्वल टू ई अपॉन आर, यही तो होता है ना। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कितना पढ़ा अभी हम लोगों ने, ई क्या पढ़ा हम लोगों ने, माइनस का एन डी फाइव बी बाई डी टी, और पूरे के बटे में कैपिटल आर, या हम कह सकते हैं आई इक्वल टू माइनस का एन बाई आर अलग कर लेते हैं, डी फाइव बी बाई डी टी। ये लो, ये हो गया प्रेरित धारा का मान, ठीक है। इतनी धारा प्रेरित होगी, ठीक। और इसके बाद पढ़ लेते हैं प्रेरित आवेश का मान। प्रेरित आवेश, इस पे पता है एक मजेदार सवाल बनता है प्रेरित आवेश पे, ठीक, ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल बनता है, पूछता हूं तुमसे मैं, ठीक है। प्रेरित आवेश, ठीक, कितना होगा ये, तो सर Q इक्वल टू क्या होता है सर, I इंटू डेल्टा टी या आई डी टी, नहीं, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी, और क्या हो जाएगा, ठीक। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, I मतलब माइनस, माइनस में इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि माइनस हर जगह केवल विरोध को बताता है। तो विद्युत वाहक बल और धारा में कोई टेंशन नहीं था प्लस माइनस का, है ना, लेकिन यहां पर टेंशन है क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस और माइनस, तो लफड़ा करेगा। आप खुद हमेशा माइनस आवेश उत्पन्न होता है क्या, ऐसा नहीं है, है ना। तो माइनस को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ विरोध बताता है बस।
तो हो जाएगा सर, ये हो जाएगा N बाई आर डी फाइव बी बाई डी टी इंटू डी टी, है ना। आप जानते हैं समाकलन डी टी टी ऐसे याद करने के लिए समझ लेते हैं कि उड़ जाता है, हालांकि ऐसे काटा नहीं जाता इसको, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो ये अपने आप गायब हो जाता है। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, N बाई आर डी फाइव, है ना। तो यहां से हम प्रेरित आवेश भी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश, ठीक है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल, तीनों का फॉर्मूला उन्होंने डिस्कस कर लिया है। और इन तीनों पे आता है न्यूमेरिकल। क्या आता है, न्यूमेरिकल। बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल आता है, मैं कल लेकर के आऊंगा, सॉरी अगली क्लास में अपने, देखना तुम लोग अरे ये न्यूमेरिकल है, छोटी मोटी चीजें, सब आसानी से हो जाएगा सर, ठीक है। तो बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल इस पे आते हैं। चैप्टर बड़ा आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा मार्क्स एग्जाम में आता है, और इसको पढ़ने में मजा बहुत आती है ना। कि कुछ नया पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा बहुत ये फार्मूला ओम का नियम लग रहा है, उसके बाद क्या है सर, गुणा भाग तो करना है अपने आप, ये पहले से पढ़ के रखे हुए हैं, केवल मान ही तो रखना है सर, और क्या करना है, ठीक है। सवाल ये है कि अगर कुंडली को हम दुगनी तेजी से घुमाएं, अगर कुंडली को हम दुगनी तेजी से घुमाएं, तो क्या प्रेरित आवेश पर कोई प्रभाव पड़ेगा, बताइए। नेपाल में ऐप चल सकता है, अगर आप नेपाल से पढ़ रहे हैं तो नेपाल में बिल्कुल ऐप चल सकता है। नेपाल से कुछ बच्चे पढ़ते हैं हमारे चैनल पे, हमारे एनालिटिक्स में शो करता है हमको। नहीं, हमको स्वेटर की आवश्यकता नहीं, मैंने बताया ना कि आई एम सुपरमैन, कहीं नब गया मैं तो सब निकल जाएगी मेरी सेखी। नहीं यार, एक्चुअली क्या है ना, स्टूडियो के अंदर इतनी लाइट्स, ये बोर्ड की इतनी गर्मी, फिर चारों तरफ से इंसुलेशन लगा होता है ताकि आवाज बाहर नहीं, इसकी वजह से हीट भी अंदर बाहर नहीं होती है, तो अच्छा खासा माहौल गर्म हो जाता है स्टूडियो का, तो नहीं जरूरत पड़ती हम लोग को जनरली स्टूडियो के अंदर, बाहर जाती हालत खराब हो जाती है। मोदी वाला ऐड आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। हाँ भाई बताओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सर, प्रेरित धारा अगर ज्यादा तेजी से फ्लक्स बदलेंगे, है ना, तो धारा ज्यादा उत्पन्न, कुंडली को दोगुनी तेजी से घुमाओगे तो धारा भी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कुंडली को दोगुनी तेजी से घुमाओगे तो केवल फ्लक्स परिवर्तन पर डिपेंड करता है आवेश, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कुंडली को धीरे धीरे घुमाओ 4 बार, चाहे बहुत तेजी से घुमाओ 4 बार, धारा में फर्क आएगा लेकिन आवेश में कोई फर्क नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, कॉन्सेप्चुअल और मजेदार सवाल बनता है ना। हाँ बेटा, नेपाल में ऐप बिल्कुल चल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ गुड। तो फ्लक्स परिवर्तन पे डिपेंड करता है आवेश, फ्लक्स परिवर्तन दर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एकदम टेंशन फ्री होकर के आप कहोगे हाँ सर, आप स्पीड डबल भी कर दो कुंडली की तो फ्लक्स आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, धारा भले बढ़ जाएगी, ठीक। तो आई होप इतनी बातें सबको समझ में अच्छे से आ गई होंगी, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बताइए। आगे चला जाए, अगर इतनी बातें क्लियर है जल्दी से अंगूठा लगाओ ताकि मैं आगे की ओर प्रोसीड करूं, जल्दी जल्दी जल्दी। न्यूमेरिकल करते हो तो समझ नहीं आता फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बिल्कुल समझ में आएगा। न्यूमेरिकल की क्लास 1 से अटेंड करना शुरू करो, मैंने न्यूमेरिकल इस तरह से कराया ही है इस साल, एकदम अलग तरीके से, ताकि तुमको इस बात की टेंशन ही ना हो कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है। क्या बात है, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण, ठीक। मान लो हमारे पास एक कुंडली है, क्या है हमारे पास, एक कुंडली है। अन्योन्य का मतलब होता है आपस में, है ना। इसमें मैंने बैटरी लगा दी और इस तरह से लगाया कि मैं उसके जैसे पंखे को धीमी तेज करने के लिए आप रेगुलेटर घुमाते हो ना, पंखा धीरे धीरे रहता है, धारा कम ज्यादा होती है, तो वैसे इसमें मैंने व्यवस्था करके रखी है ताकि धारा घटे बढ़े तो ये भी कम ज्यादा हो जाए,
ठीक है, ये इस तरह से, ठीक। और बगल में मैंने एक दूसरी कुंडली लगा दी, इसमें मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर, ठीक, इस तरह से। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें धारा के मान को मैं घटा बढ़ा रहा हूं, तो धारा घटे बढ़ेगी तो फ्लक्स घटे बढ़ेगा, और वही फ्लक्स दूसरी कुंडली में जा रहा है। भाई जो फ्लक्स इससे निकल रहा है वही दूसरी कुंडली में जा रहा है ना। तो अगर धारा घटे बढ़ेगी तो फ्लक्स घटे बढ़ेगा। यार मैं एक चीज मिस कर गया तुम लोगों को पढ़ाना, मैं दिमाग कब से खटक रहा है, कुछ छूटा कुछ छूटा कुछ छूटा, अभी याद आया। लेंज का नियम छूट गया, लेकिन उसको इसके बाद डिस्कस कर लेंगे, कोई इतना आवश्यक नहीं यहीं पे डिस्कस करना है ना, इसके बाद पढ़ लेंगे उसको। मतलब क्रम से छूट गया, बाकी पढ़ाना तो आज है ही उसको। तो जब इसमें फ्लक्स बदलेगा तो इसमें फ्लक्स बदलेगा, है ना। और ये बात तो सर पहले ही एक्सपेरिमेंट में हम देख चुके हैं, तो कुछ नया थोड़े ना है, बस नाम नया पड़ गया सर। है विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही, कुछ नया नहीं है। बस वो 3 स्पेशल घटनाएं, जिसमें एक में चुंबक को मैं गति करा रहा था, एक में कुंडली में धारा बदल रहा था। तो जो कुंडली में धारा बदलने वाला एक्सपेरिमेंट था ना, ये वही वाला एक्सपेरिमेंट है, तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नाम अलग से दे दिया, अन्योन। अन्योन मतलब होता है आपस में, अन्योन मतलब आपस में, है ना, अन्योन मतलब आपस में। तो 2 कुंडलियां हैं, एक कुंडली में हम धारा को बदलेंगे, ठीक है। यदि एक कुंडली में धारा को परिवर्तित करने पर दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और क्या कहते हैं, है ना। बोलो कठिन बात थी क्या? आसान है कि नहीं है बताओ? कठिन बात तो नहीं है ना। एक कुंडली में धारा को बदलेंगे, दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हुआ और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, इसी घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। और एक्सपेरिमेंट से देखा गया। अच्छा एक बात और, जिस कुंडली में हम फ्लक्स परिवर्तित करते हैं इसको हम बोलते हैं प्राथमिक, जिसमें धारा हम खुद प्रवाहित करा रहे हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। कौन सी कुंडली? प्राथमिक कुंडली। और इसमें धारा बदलने से जिसमें फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है इसको हम बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। क्या बोलते हैं? द्वितीयक कुंडली, है ना। तो हम कहते हैं कि सर अगर प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तित करने से दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाए तो इस घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। एक बात बताओ, जब प्राथमिक कुंडली में हम धारा को बदलेंगे तो वही जो फ्लक्स प्राथमिक से निकल रहा है वही दूसरे में पहुंचेगा। और मान लेते हैं दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या N2 है, सॉरी फेरों की संख्या N2, पहले में फेरों की संख्या N1 है। हमने इसमें धारा प्रवाहित कराई I1 और इसमें धारा अपने आप उत्पन्न हो गई, है ना, I2। ठीक, दूसरे वाले में जो धारा उत्पन्न हुई है वो किस पे डिपेंड करेगी? सॉरी, दूसरे वाले में जो फ्लक्स प्रवेश कर रहा है ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? पहले वाले पे। क्योंकि धारा ज्यादा होगी पहले वाले में, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। पहले वाले में धारा कम होगी, चुंबकीय क्षेत्र कम होगा तो फ्लक्स कम होगा। यानी दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, देखो इसलिए कहा ये टर्म याद रखना आगे यूज होने वाला है। दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है ना। और अगर मैं यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक N2/2/I1। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या इसी का एक और नाम है अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक,
तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व किसको बोलते हैं? एम को। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है, मात्रक इसका बहुत बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है मात्रक इसका? इसका मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, तो साधारण सी बात थी, दूसरी कुंडली में कितना फ्लक्स गुजरेगा वो डिपेंड करेगा पहली कुंडली में कितनी धारा आपने प्रवाहित की है। तो यानी कि फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या दूसरी कुंडली में, पहली कुंडली में प्रवाहित धारा अनुपाती हो जाएगी। चिन्ह हटाएंगे तो एम आ जाएगा। एम बोलते हैं बोलते हैं, है ना। अच्छा, अगर मैं अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करूं, अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, तो आपको सर ये कौन सी, अरे ई इक्वल्स टू क्या पढ़ा हम लोगों ने? माइनस का डी डी टी ऑफ एन फाइव भी नहीं पढ़ा? बताओ, नहीं पढ़ा है ना। ये उसी कुंडली में जिसमें धारा प्रवाहित हो रही थी एन टू फाइव। क्यों भाई? ये हम लोगों ने पढ़ा ना, आज ही तो पढ़ा है। फैराडे का प्रथम नियम यही तो है, द्वितीय नियम, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। और अगर एन फेरे हो कुंडली में तो एन फाइव भी। और एन किस कुंडली में? जिसमें उत्पन्न हुआ है, तो वो दूसरी वाली कुंडली थी। उत्पन्न किसमें हुआ है? दूसरी वाली में ना, तो N2 यूज होगा ना यहाँ पे, चाहे यहां बात करो चाहे वहां बात करो। ठीक है, और आपने अभी पढ़ा कि N2 φ2 बराबर क्या होता है, अभी पीछे लिखा हम लोगों ने, MI1, है ना। तो हम यहां से E इक्वल्स टू कह सकते हैं माइनस का M dI1 बाई dt, है ना। और अगर यहां से मैं M का मान निकालना चाहूं, M का मान, तो आप कहो सर यहां से मैं M का मान बहुत आसानी से लिख सकता हूं, माइनस का E अपॉन dI1 बाई dt, है ना। इस पे न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आता है इस पे। ठीक है, और इसकी परिभाषा पता नहीं क्या प्रेम है, बहुत पूछता है। तो अगर आप इसकी परिभाषा बनाते हो, क्या परिभाषा, मेरी बात को समझना, आप खुद परिभाषा बना लोगे। अगर यदि dI1 बाई dt को कर लू 1 एम्पियर प्रति सेकंड, इसको मैं 1 एम्पियर प्रति सेकंड, तो क्या मिलेगा मेरे को? M बराबर माइनस ई नहीं मिल जाएगा? अरे तो यहीं से परिभाषा बनेगी ना कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, क्या हो? प्राथमिक कुंडली में धारा डी बाई डी टी को 1 एम्पियर मान ले, है ना, तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न, या दूसरी मतलब द्वितीयक, शुद्ध हिंदी में लिख देता हूं, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, अगर पहली वाली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड कर लें, इसको 1 रख दें, तो E बराबर M हो जाएगा। मतलब जो E होगा वही M बन जाएगा। तो डेफिनेशन बड़ी आसान है कि यदि dI1 बाई dt इक्वल्स टू 1 एम्पियर हो तो E ही M हो जाएगा। बस इसी बात को थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में लिख दिया गया है कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर आया तो जल्दी से अंगूठा लगाओ, बोलो। मेरे सामने तो वीडियो एकदम सही चल रहा है, क्या सबकी वीडियो अटक रही है? क्या सारे भाई साहब लोगों की वीडियो अटक रही है? क्यों भाई? क्लियर है? कभी कभी अटक रही है, किसी की नहीं अटक रही है। तो अगर किसी की नहीं अटक रही है तो इसका मतलब है कि कहीं समस्या हो सकता है आपके साइड हो।
उसका पानी की तरह चल रहा है, लो। तो फिर बेटा इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम थोड़ा नेट की हो सकती है, थोड़ा आप देख लो। हमेशा समस्या मेरे साथ थोड़े ना होगी। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं क्लियर चल रहा है, तो हो सकता है वो जानबूझ कह रहे हो क्लियर चल रहा है ताकि क्लास में डिस्टर्ब हो, तो ये उनकी समझदारी है। कभी कभी हल्का फुल्का अगर मैं ऐसे से ऐसे होते हुए हल्का सा हिल गया तो इससे क्या ही बिगड़ जाता है क्लास का, बताओ। ये सब डिस्कशन कर क्लास का तुम लोग समय जरूर बर्बाद कर देते हो। क्लियर है? क्योंकि मेरे सामने एकदम फ्लो में चल रहा है, मेरे सामने भी चलती रहती है वीडियो। चलें आगे चलें, बताइए। ओके शाबाश। ठीक, तो अन्योन्य प्रेरकत्व पढ़ लिया, अन्योन्य प्रेरक गुणांक पढ़ लिया हम लोग। अब हम लोगों को दो अन्योन्य प्रेरकत्व डिस्कस करना, एक समतल कुंडलियों के बीच और एक दो धारावाही परिनालिकाओं के बीच। एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व हम लोग को पढ़ना है वो हमेशा दो कुंडलियों के बीच होगा। एक अकेली एक आपस में होता अन्योन्य मतलब, तो क्या एक आदमी अकेले आपस में कुछ कर सकता है क्या? वो अकेले कुछ करेगा, आपस में कहां से कर पाएगा? तो आपस में यानी कि दो का होना जरूरी है। तो हमेशा दो कुंडलियां होंगी, एक अकेली नहीं हो सकती, है ना। तो एक समतल कुंडलियों का पूछता है और एक धारावाही परिनालिकाओं का पूछता है। एक एक करके हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले दो दो समाक्ष, हालांकि एनसीईआरटी में केवल धारावाही परिनालिका ही दिया हुआ है, लेकिन समस्या यह है कि पेपर में पिछले मतलब एक साल पहले तक एनसीईआरटी बहुत पहले से लगी हुई है, ये समतल कुंडली पूछा हुआ है एग्जाम में, तो रिस्क क्यों लेने का, है ना। तो पढ़ ही लेते हैं, मात्र 5 ही मिनट तो लगना है जब पूछा है एग्जाम में। तो दो समाक्ष समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व, है ना। दो समाक्ष समतल कुंडलियों का अन्योन्य, ये समक्ष नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है मैं समाक्ष गलती से लिख दिया, समक्ष होना चाहिए, क्योंकि समक्ष वर्ड बड़ा सुना सुना लगता है, समाक्ष आप सुने नहीं होते हो। समाक्ष मतलब दो ऐसी कुंडली जिनकी अक्ष एक ही लाइन पे हो, एक ही लाइन पे दोनों की अक्ष हो, है ना। तो एक कुंडली ये हो गई और एक कुंडली ये हो गई और दोनों की अक्ष एक ही लाइन पर, ये मतलब होता है इसका। तो एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित कराएंगे, है ना। इसके लिए एक कुंडली में हम लोग यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं और दूसरी कुंडली में यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, इसमें अपने आप धारा उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो एक में धारा हम प्रवाहित कराएंगे और एक में धारा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो जिसमें हम धारा प्रवाहित कराएंगे उसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तो मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है, और द्वितीय कुंडली त्रिज्या भी स्मॉल आर मान लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सेम रेडियस लेके ही सॉल्व किया है। अलग अलग भी हो सकती है रेडियस, सेम भी हो सकती है रेडियस, है ना। पेड़ों की संख्या दोनों में n है, आप n1 n2 भी मान सकते हो, r1 r2 भी मान सकते हो, ठीक है। हम मान रहे हैं दोनों एक जैसी कुंडलियां हैं, ठीक। चलिए मैं दोनों में अलग अलग मान के कर दे रहा हूं, अगर दोनों में एक हो तो आप क्या करेंगे, दोनों को सेम मान लेंगे और क्या, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं पहली कुंडली में जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो पहली कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाएगी, और जब कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको हम बोलेंगे B1, क्योंकि पहली कुंडली में धारा है, पहली कुंडली में चुंबकीय उत्पन्न होगा। तो म्यू नॉट अपॉन चैप्टर नंबर 4 याद करिए, क्या फॉर्मूला था समतल कुंडली कि केंद्र पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 N1 I1 डिवाइडेड बाई R1, यही फॉर्मूला था, याद करो। क्या किसी कुंडली कि केंद्र पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा था वो यही था क्या, बताओ। क्यों भाई? याद आया?
एक बच्चा कह रहा है सर मोटिवेशन दे दीजिए। देखो बेटा, एक्सटर्नल मोटिवेशन उस तरह होता है जैसे एक गाड़ी से इंजन निकालकर गाड़ी को धक्का दे दो, चार लोग मिलकर के बहुत जोर से, तो गाड़ी कुछ दूर तक जाएगी, हो सकता है ढनकते हुए, कुछ दूर के बाद अगर दोपहिया है तो ऐसे ऐसे करते हुए गिर जाएगी, है ना। वो है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो एक्सटर्नल लोग तुमको देंगे। और इंटरनल मोटिवेशन होता है इंजन, जो कि खुद गाड़ी में लगा होता है ना। एक बार वो स्टार्ट हो गया तो किसी को धक्का लगाने की जरूरत तुमको जीवन में नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात? तो अपने अंदर इंजन फिट करो, अपने अंदर वो कारण डेवलप करो जिसके लिए तुमको पढ़ना है ना। आग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, बाहर से कुछ नहीं होने वाला। समझ में आई बात? और जिसकी आंख दर्द होती है उसके लिए मेरी सलाह है, आंख दर्द जिसकी नहीं भी होती है उसके लिए मेरी सलाह है, ठीक है। हम लोग मार्केट में, जो इसकी मार्केट वाली भाषा है वो बता देता हूं। एक ग्लास होता है ब्लू कट, तुम बोलोगे वो बना देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो हायर वेवलेंथ होती है ब्लू, जैसे उसका नाम ही ब्लू कट है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य ब्लू की होती है, वॉयलेट की होती है, सबसे कम लाल की होती है। सबसे ज्यादा हमारी आंखों को जो डैमेज करती है वो है ब्लू रेस, वॉयलेट रेस, जो स्क्रीन से निकलती है हमारे फोन के, है ना। तो जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, चाहे उनकी आंख उनको दिक्कत महसूस होती हो चाहे ना होती हो, आज नहीं आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद उनको दिक्कत महसूस होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तुमको मेरी सलाह है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना एक बहुत बड़ा इशू हमारी आंखों के साथ है। स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा, दिन में 10-10 घंटे आप फोन पे घुसे रहोगे। खैर जो पढ़ते नहीं वो भी, उनका स्क्रीन टाइम भी दिन में 10 घंटे होता ही है फोन का, ठीक है। आप चेक कर सकते हो फोन पे जाके अपना स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन टाइम आपका जितना ज्यादा होगा आपकी आंखों को उतना ज्यादा डैमेज करेगा ये, ठीक है। तो स्क्रीन टाइम आपका जितना हो सके उतना कम से कम होना चाहिए, कोशिश करिए। और नहीं तो आप ये ब्लू कट ग्लास बनवा लीजिए, ठीक है, चश्मा बनवा लीजिए, फ्रेम सस्ता वाला ही ले लीजिए, केवल पढ़ते समय ही लगाया करिए, ठीक है। आप चाहो तो फैशनेबल भी बना सकते हो, नॉर्मल उसको यूज कर सकते हो, डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यूज कर सकते हो। इससे आपकी आंखों को बहुत बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। हम लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम लोग भी चश्मा यूज करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बिना उसको यूज किए हमारी आंख में भी 2-3 घंटे में दर्द शुरू हो जाता है हल्का हल्का, ठीक। तो ये कर लीजिए, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा बहुत खर्च कर लीजिए, वरना जीवन में आंखों पे बहुत खर्चा करना पड़ जाएगा आगे। बात समझ में आई? कुछ जगह खर्च कर लेना चाहिए, नहीं चूकना चाहिए उससे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बहुत अच्छी कहावत है और सच्ची कहावत है, ठीक है। बाय द वे, ठीक है, दोनों समस्याओं का हल हो गया जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे। वापस से हम टॉपिक पे आ जाएं, बीच बीच में डिस्कशन ये सब होता रहना चाहिए क्योंकि जरूरी भी है, ठीक है। और थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा ना 25 मिनट आधे घंटे से ज्यादा अटेंशन स्पैन होता नहीं है, और आजकल टिकटॉक के जमाने में तो ये और ज्यादा कम हो गया है। बात समझ में आई? तो इसीलिए थोड़ा सा बीच बीच में कुछ ऐसे बहक जाना चाहिए, जरूरी है। बेटा स्क्रीन प्रोटेक्टर फोन में आप लगा सकते हो, एक फोन के लिए टेम्पर्ड ग्लास आता है, उससे भी ब्लू रेस कट जाती हैं। या फोन पे आपके एक गोल्डन आई मोड होता है, रीडिंग मोड होता है, अलग नाम से होता है, तो उसको भी आप ऑन कर सकते हो अपने फोन में, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन ग्लासेस जरूर यूज करिए, ठीक है। हाँ बहुत से अलग अलग नाम से होता है अलग फोन में, ठीक। रीडिंग मोड, आई कंफर्ट मोड, गोल्डन आई मोड, ऐसे करके बहुत अलग अलग नाम से होता है। तो आप उसको ऑन कर लीजिए फोन में अपने, उससे भी काफी आपको रिलैक्स मिलेगा। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 N1 I1 अपॉन R1, ये पहली वाली कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र पहली कुंडली ने उत्पन्न किया है, और इससे जो बल रेखाएं निकल रही वो दूसरी कुंडली में घुसेंगी जाकर के? नहीं, पहली कुंडली से उत्पन्न बल रेखाएं जाकर के दूसरी कुंडली में घुसेंगी ऐसे। तो जो फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है वो तो दूसरी कुंडली में हो रहा है ना। तो द्वितीय कुंडली में, ये प्राथमिक कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लिख देता हूं थोड़ा सा, मैं हल्का सा लिख ही देता हूं, ठीक है। प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली
द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है? ये प्राथमिक कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में द्वितीयक कुंडली रखी हुई है। ठीक, तो द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? कितना फ्लक्स द्वितीय कुंडली से? आपको सर फाई बी या फाई टू कह देता हूं मैं इसको, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी ए होता है, तो यहां पर हो जाएगा बी वन, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो पहली वाली कुंडली का है और फ्लक्स दूसरे का है, तो एरिया दूसरे का लेंगे। आपको सर ये नहीं समझ में आया सर, फिर से एक बात बताओ, मैं द्वितीय कुंडली या प्राथमिक कुंडली? इन भाई साहब ने अपना धारा प्रवाहित कराया और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, तो चुंबकीय उसका उत्पन्न हुआ, वो मेरे अंदर घुसा इधर से, है ना? तो चुंबकीय क्षेत्र उसका है B1 और घुसा मेरे अंदर है सारा फ्लक्स, है ना? तो एरिया मेरा लूंगा कि कितना एरिया में वो फ्लक्स गुजरा है। ठीक है, तो B1 A2। ठीक, और अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें B1 की, तो आपको सर वैल्यू पुट करिए ना सर, तो यहाँ फाई टू की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। B1 मतलब म्यू नॉट अपॉन 2 N1 I1 अपॉन R1 इंटू A2 मतलब पाई R2 स्क्वायर। क्यों? एरिया ही तो होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहां से फ्लक्स मिल गया, कुल मिला के फाई टू का वैल्यू आपको मिल गया म्यू नॉट पाई N1 R2 स्क्वायर I1, सब खत्म। म्यू नॉट N1 R2 स्क्वायर I1 पाई भी हो गया, बटे में 2R1। ठीक है, ये आ गया भाई फ्लक्स अपना, और फ्लक्स आ गया तो आपने M का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बताओ जरा मुझे? M बराबर N2 फाई टू डिवाइडेड बाई I1, पिछले पन्ने पे लिखा होगा। M बराबर कहां गया? नहीं, पिछले था। N2 फाई टू डिवाइडेड बाई I1, है ना? तो जरा यहां पे मान रख दो जरा, क्या हो जाएगा? M बराबर N2 इंटू पाई टू कितना है आपका? म्यू नॉट पाई N1 R2 स्क्वायर I1 बटे में 2R1 पूरे के बटे में I1। तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां से M की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट पाई N1 N2 R2 स्क्वायर बटे 2R1, है ना? अगर आप चाहो तो यहाँ पे दोनों त्रिज्या को बराबर रख सकते हो, तो R से R कट जाएगा और यहाँ N को बराबर करो तो N स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू नॉट पाई N स्क्वायर R बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर त्रिज्याएं बराबर हो, अगर फेरों की संख्या बराबर हो, तो यही फॉर्मूला चेंज होकर के उसमें बदल जाएगा। बोलिए, बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जल्दी से बताओ, क्या क्लियर है? अंगूठा लगाओ जल्दी से, क्लियर है, समझ में आया सबको? बताओ जल्दी से। आधे घंटे की क्लास और बची है, बस मात्र आधे घंटे की। स्वप्रेरण पढ़ाना है, क्षण में विद्युत बल पढ़ाना है, और कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल पढ़ाना है। खत्म, 3 टॉपिक बचा हुआ है। क्लियर है? ओके, शाबाश, आगे चलें। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट समाक्ष धारावाही परिनालिकाओं में उत्पन्न, क्या बोल रहा हूं, का अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो यहां पे 2 समाक्ष धारावाही परिनालिकाएं, एक धारावाही परिनालिका ये है, ठीक है, एक परिनालिका ये है, ठीक,
हो सकता है दोनों की लंबाइयां बराबर हो सकता है लंबाइयां अलग अलग हो, मैं अलग ले लेता हूं। ठीक है, एक परिनालिका अंदर वाली, एक परिनालिका बाहर वाली है। तो पहली परिनालिका में मैं प्रवाहित करा दे रहा हूं धारा, ठीक, अंदर वाली में, जिसकी लंबाई मैं मान ले रहा हूं L1 है, और इसमें फेरों की संख्या मान ले रहा हूं N1 है, इसकी त्रिज्या मान ले रहा हूं R1 है। ठीक, दूसरी वाली की लंबाई मान ले रहा हूं L2 है, ये द्वितीयक है, अंदर वाली प्राथमिक है। दूसरी वाले में फेरों की संख्या मान ले रहा हूं N2 है, और दूसरे वाले की रेडियस मान ले रहा हूं R2 है। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों भाई, यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? आई होप नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? अरे तो कोई सेंचुरी पूरी करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो आप कहोगे सर इसका मतलब है कि प्राथमिक, तो अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं कहानी पूरी, कहानी मैं पीछे लिख चुका हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। पहले हम अंदर वाली कुंडली में कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, फॉर्मूला था म्यू नॉट N1 I1। अरे भाई चैप्टर नंबर 4, धारावाही प्रणालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला म्यू नॉट NI है ना, जहां पे n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो मैं इसको कर देता हूं B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L1, कर सकता हूं भाई। स्मॉल नंबर क्या, कैपिटल N अपॉन L, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, मतलब लंबाई बटे, सॉरी, फेरों की संख्या बटे लंबाई। ठीक है, तो N1 अपॉन L1, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र निकल आया, तब दूसरे वाले में फ्लक्स निकाल ले। दूसरे में फ्लक्स कितना आ जाएगा, φ2 इक्वल टू, अभी तो सर आपने बताया था B1 A2 है ना, cos 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों समाक्ष हैं, तो दोनों की अक्षें सेम है, तो एंगल तो 0 डिग्री हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दे रहा हूं मैं। तो φ2 कितना आ जाएगा, B1 कितना है, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L1 इंटू पाई R2 स्क्वायर। सही है, फ्लक्स आ गया सर। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या हो जाएगा, M इक्वल टू N2 φ2 डिवाइडेड बाई I1 सर। ठीक है, बड़ा आसान लग रहा है सर ये तो। N2 φ2 कितना है सर, तो φ2 है सर म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 स्क्वायर बटे L1 बटे में I1, I1 से I1 कैंसिल हो गया सर, और यहां पे आपको मिल गया फॉर्मूला सर, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई भी है, पाई N1 N2, म्यू नॉट पाई N1 N2 R2 स्क्वायर बटे L1। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला। बोले समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोले भाई क्लियर है सभी को ये? ठीक है, कोई डाउट किसी को? एक भैया कह रहे हैं सर M क्या है, M मतलब मैं बहुत देर से पढ़ रहा, मुझे M पता नहीं चला M है क्या। तुम लोगों को पता है क्या M क्या है? मैं पढ़ा काफी देर से रहा हूं, लेकिन मुझे भी M के बारे में पता है नहीं। तुम लोगों को पता है क्या M क्या है? मजा आ रहा है? बस मजा लेते रहो तुम लोग, और धीरे धीरे चैप्टर खत्म होने वाला है। भैया एक आल्सो क्रेजी जी हैं, ये व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर के आए हैं, अहिंसा परमो धर्म आधा श्लोक है, तो इसका पूरा श्लोक क्या है? तो बेटा ये ज्ञान तुम जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर के आए हो, जा करके एक बार जहां श्लोक लिखा हुआ है वहां जाके पढ़ लेना, इसका कोई पूरा श्लोक है ही नहीं, है ना। वो जो पढ़ाया जाता है ना हिंसा तथा विचार, वो फर्जी है,
संस्कृत आगे जोड़ देने से कोई चीज असली नहीं हो जाती है, समझे? तो व्हाट्सएप का ज्ञान जो है अपने पास रखा करो, दुनिया में ना बांटा करो। इतना ही है पूरा श्लोक। ठीक, आगे चला जाए। अब हम पढ़ते हैं स्वाप्रेरण क्या होता है। स्वाप्रेरण, स्वाप्रेरण, स्व मतलब क्या होता है बोलो? जो लोग मोटिवेशन की तलाश में होते हैं उनको दूसरी कुंडली चाहिए होती प्रेरित होने के लिए, अन्योन्य प्रेरणा। और जो लोग खुद से मोटिवेटेड रहते हैं वो स्व प्रेरित हो जाते हैं, अपने आप प्रेरित हो जाते हैं, है ना, खुद से प्रेरित हो जाते हैं। जैसे आप किसी कुंडली में अगर धारा प्रवाहित कराओ, ठीक है, तो ये कुंडली इतनी नालायक होती है कि अगर आप इस धारा को बदलोगे ना तो ये अपने अंदर ही प्रवाहित धारा का विरोध करती है। इतनी नालायक कुंडली है, ठीक, कि अगर धारा को बढ़ाओगे तो ये बढ़ाने का विरोध करेगी, घटाओगे तो ये घटाने का विरोध करेगी। ठीक, इसी घटना को बोलते हैं स्वप्रेरण। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? किसी कुंडली में, किसी कुंडली में धारा का मान घटाने या सीधा एकदम परिवर्तित करने, क्या, धारा का मान परिवर्तित करने पर स्वयं उसी कुंडली में, है ना, सिंपल फंडा, उसी कुंडली में खुद हो रहा है, इसीलिए स्व मतलब स्वयं, उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना। इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। बोले बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्यों भाई? क्यों भाई? किसी कुंडली में धारा का मान परिवर्तित करने पर स्वयं उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और धारा अगर इधर प्रवाहित करा रहा है तो ये अपनी बैटरी उल्टी बना लेता है कि मैं धारा इधर प्रवाहित कराऊंगा। ऐसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है कि विरोध करता है ये नारायण, है ना, और इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। बोलिए बात समझ में आई? क्लियर है? और क्योंकि इसमें एक ही कुंडली है, दूसरी तो है ही नहीं, तो उसी कुंडली में जो धारा बदल रही है उसी पे फ्लक्स ग्रंथि डिपेंड करेगी। यानी कि यहां पे जो N है वो उसी कुंडली पे डिपेंड करेगी, उसमें ही धारा पे डिपेंड करेगी। अन्योन्य प्रेरण में तो बगल वाली की धारा पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन यहां पे पहले धारा जो प्रवाहित कराए तुमने उसके कारण विरोध हुआ ना, तो उस कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या उसी में प्रवाहित धारा का अनुकंपाती होती है। तो N बराबर क्या हो जाएगा? Li, ठीक है, या L बराबर क्या हो जाएगा? N डिवाइडेड बाई I। इसको हम बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। क्या बोलते हैं इसको? स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या बोलते हैं इसको? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, है ना। हाँ, मात्रक इसका बेटा, इसका मात्रक भी क्या होता है? हेनरी होता है ना, मात्रक। और बीमा मुझे याद नहीं रहती, अगर आप निकालना चाहें तो आप बीमा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए मुझसे मत कहना सर आप ही निकाल दीजिए, ठीक। अब स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? E बराबर माइनस का डी डी टी ऑफ N5। N5 का मान यहां रख दो, रखो N5 का मान Li, तो E बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का L डी आई बाई डी टी। इस फॉर्मूले पे भी बहुत न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है,
मजाक नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, देखना कितने न्यूमेरिकल इन सब फॉर्मूले पे आते हैं यार, एक नहीं कई न्यूमेरिकल इन सब फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक, ढेर ढेर सारा आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका E इक्वल टू माइनस एल डिवाइडेड। अच्छा यहां से L निकालें अगर हम, तो L निकालें तो L इक्वल हो जाएगा माइनस का E अपॉन DI बाई dt। यानी कि अगर हम DI बाई dt को 1 मान लें तो L बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का E। ठीक है, तो यहां से परिभाषा बनाओ ना यार, यहां से परिभाषा बनाओ। क्या बनाओगे कि यदि कुंडली में क्या धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, क्या हो, एकांक हो, तो E ही L होता है, लिख लेना। तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही उसके स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। बोलो समझ गए नहीं समझ गए? ये E ही L होता है का मतलब समझ गए ना, कि अगर DI बाई dt को 1 करते हैं तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वही स्वप्रेरण गुणांक के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। देखो आज मैं सारे डेफिनेशन, तुम लोग नोटिस किया तुम लोगों ने, आज मैं सारे डेफिनेशन लिख रहा हूं, आज मैंने कोई डेफिनेशन नहीं छोड़ी है। ठीक, डेफिनेशन बनाना आसान है ना, कठिन तो नहीं है ना, और एक नंबर पूछता भी खूब है ये। ठीक, चलिए फिर खटाक से 2 डेरिवेशन कर लेते हैं। समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। चलो एक कुंडली हमारे पास है ना, इसमें धारा स्मॉल आई प्रवाहित कराई मैंने, इसकी त्रिज्या जो है वो R है, फेरों की संख्या कैपिटल N है। तो आप जल्दी से बताना मुझे, बहुत खड़ाक से डेरिवेशन करेंगे हम लोग, बहुत तेज डेरिवेशन करने वाले हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 NI डिवाइडेड बाई R, क्योंकि एक ही कुंडली है तो R1 R2 का लफड़ा है नहीं, है ना। दूसरे वाले में नहीं, दूसरा कहां, वही कुंडली में फ्लक्स कितना हो जाएगा BA, B कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 NI डिवाइडेड बाई R इंटू पाई R स्क्वायर। एक R सर यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो फाई निकल के आ जाएगा म्यू नॉट NI पाई डिवाइडेड बाई 2, म्यू नॉट NI पाई, अच्छा R भी है, R डिवाइडेड बाई 2, पाई निकल आया। तो आपको सिर्फ फाई निकल करके आ गया, तब बचा ही क्या बताइए। अभी हम लोगों ने पढ़ा L बराबर क्या होता है, N फाई डिवाइडेड बाई I। जरा मान रखो N इंटू फाई का मान कितना है, म्यू नॉट अपॉन, सॉरी म्यू नॉट NI पाई R बटे 2 बटे में I से I कट गया, L का मान कितना है बताओ, म्यू नॉट पाई N स्क्वायर, म्यू नॉट पाई N स्क्वायर R बटे में 2। देखो अच्छा आसान है कि नहीं बताओ जरा मुझे, कठिन तो नहीं लग रहा ना, बताओ ये। अगर आपने पिछला पढ़ रखा है तो हम फोटो कॉपी डेरिवेशन है, बस यहां 2 का लफड़ा खत्म हो चुका है। बोलिए आसान है, समझ में आया तो अंगूठा लगाओ जल्दी से, है ना, है आसान। समझ आ रहा है? हाँ भैया ओम प्रकाश, ठीक ठीक ठीक, आप डेली डेटा बचा के रखते हैं, हमने देख लिया आपका कमेंट। ठीक आगे चलें, अंगूठा लगाओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए। बेटा ये अनुनाद उनाद अगले चैप्टर की बात है, इस चैप्टर में नहीं है, समझे। हाँ बिल्कुल, आप वीडियो देख करके पढ़िए, बहुत बढ़िया है। ठीक है,
ठीक, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट, अगला आपका है क्या, धारावाही परिनालिका का स्वाप्रेरकत्व। तो अपने पास क्या है, धारावाही परिनालिका है, ये देखो। ठीक, डेरिवेशन बताओ कितनी देर में किया जाए, तुम लोग बताओ। त्रिज्या r प्रयोग संख्या n है, धारा प्रवाहित करा दी मैंने इसमें, आई धारा। बोलो कितनी देर में इसका डेरिवेशन करें, तुम्हारे हिसाब से कितना समय लगने वाला है बताओ। हाँ ओम प्रकाश, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। अरे इतना तुम लोग कुछ प्रैक्टिकल बोलो, कह रहे 13 सेकंड में, ऐसे थोड़े होता है। हाँ एक बार 1 मिनट में हो जाएगा। चलो घड़ी देखो, 1 मिनट में इसका डेरिवेशन करेंगे लोग, मात्र 1 मिनट में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र देखो, तेज नहीं करूंगा, एकदम आराम से करूंगा। चुंबकीय बी होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, अभी हम लोगों ने देखा है ना, एन आई होता है, इन जगह एन अपॉन एल कर देंगे, तो वो समझा भी रहा हूं 1 मिनट में। ठीक, फाई निकल आएगा बी ए, तो फाई निकल आएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई एल इंटू पाई आर स्क्वायर। फाई आ गया तो एल आ जाएगा, एल हो जाएगा आपका एन फाई डिवाइडेड बाई आई। एन फाई का मान हो जाएगा म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल पूरे के बटे में आई। आई से आई कट गया, एल का मान आ गया म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। बताओ 1 मिनट से ज्यादा लगा क्या इसके डेरिवेशन में, क्या 1 मिनट से ज्यादा डेरिवेशन में लगा क्या बताओ। एक मिनट से कम लगा ना, 30-35 सेकंड लगाओ, इससे ज्यादा नहीं लगा। देख लेना वीडियो ड्यूरेशन, देख लेना पीछे करके। ठीक, आसान है यार, समझो तो एक पैटर्न पे सब आ रहा है। अगर तुमने इसका एक डेरिवेशन पढ़ लिया ना, तो 4 डेरिवेशन है अभी जो मैंने पढ़े, चारों लाइन से हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं चारों डेरिवेशन में। ठीक, क्या बात है, आगे चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले हम लेंज का नियम जो छोड़े तो उसको कंप्लीट कर लें, फिर गतिमान क्षण में भी हम लोग जो है धारा देख लेंगे और कुंडली में देख लेंगे, खत्म। 12-15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट ज्यादा ज्यादा और बस खत्म। ठीक है, लेंज का नियम क्या कहता है, देखो फैराडे ने कहा कि जो माइनस है वो बताता है कि विरोध करता है। लेंज ने बताया कि ये विरोध ही क्यों करता है, माइनस आया ही क्यों है ना। तो लेंज ने बहुत सिंपल बात कही। लेंज ने कहा देखो, जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होगी, सदैव ऐसी होगी कि यह उस कारण का विरोध करेगा, उस कारण का विरोध करेगा जिससे यह उत्पन्न हुआ है, जिससे यह उत्पन्न हुआ है। लोगों ने कहा विरोध करेगा क्यों, लेंज ने कहा अगर विरोध नहीं किया तो बवाले हो जाएगा। कैसा बवाल, तुम लोग YouTube पे अक्सर एक वीडियो देखते होगे फ्री एनर्जी नाम से, देखा है, फ्री एनर्जी नाम से कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि एक मोटर से दूसरी मोटर को जोड़ दिया, फिर एक मोटर को घुमा दिया तो उससे जो बिजली बनी उससे दूसरी वाली चल रही है और ये चलता रहता है। देखा है, शायद बहुत लोगों को सजेशन में वीडियो आया होगा, है ना। देखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ
कि हमने एक बार कार्य किया और ऊर्जा अनंत काल तक अपने आप उत्पन्न हो रही है। क्या ये संभव है? क्या ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो सकती है क्या? नहीं भाई साहब। जब हम कुंडली की ओर चुंबक को ले जाते हैं, समझना मेरी बात को, तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, विद्युत बल उत्पन्न होता है। अगर वो विद्युत वाहक बल इस चुंबक के लाने का विरोध करेगा तो मैं उस विरोध के विरुद्ध जबरदस्ती बल लगा के उसको ले जाऊंगा और कार्य करूंगा। और मैं जो कार्य कर रहा हूं, मेरा वाला कार्य ही वहां कुंडली में ऊर्जा के रूप में हमको दिखाई दे रहा होगा, धारा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, है ना। और अगर मुझे कार्य ना करना पड़े तो भाई साहब बिना कार्य किए ऊर्जा उत्पन्न हो गई, ये तो संभव ही नहीं है ना। जब तक विरोध नहीं हो तब तक मुझे बल नहीं लगाना पड़ेगा। जब मैं बल लगा के विस्थापन करूंगा तभी तो मैं कार्य करूंगा। अगर मैं बल ही नहीं लगा रहा हूं, मैं कार्य ही नहीं कर रहा हूं, तो ऊर्जा उत्पन्न कहां से हो गई? यही तो बवाल है ना। इसका मतलब है कि यह किस पे आधारित है? यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और कुछ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पे सवाल आता है कि लेंज का नियम किस पे कार्य करता है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, बिना कार्य किए ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती। एक ऊर्जा को आपको दूसरी ऊर्जा में बदलना पड़ेगा, है ना। जब हम कार्य करते हैं तो अपनी मसल्स में जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा है ना बायो वालों, वही ऊर्जा हमको उस कॉइल में विद्युत ऊर्जा के रूप में दिखाई दे रही होती है। समझ में आई बात? हाँ, क्या बात है विपिन राय, ये मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है। जब जब विरोध हुआ है तब तब कार्य हुआ है। बेटा अंकित, अभी इतना बिग बैंग में परेशान ना हो। अभी बिग बैंग में ना बहुत समय तुमको पढ़ने के लिए, अभी 2 महीना तुम एग्जाम के लिए पढ़ लो पहले, है ना। तो उसके बाद बिग बैंग के बारे में जान लेना, बहुत समय है अभी। ठीक। और कुछ लोगों के कहने से दुनिया चल रही है, तो कुछ लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। कुछ लोग इतने कमाल के होते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के भरपूर प्रयोग से बनाया हुआ फोन अपने हाथ में लेकर के कमेंट करते हैं कि साइंस वाइंस सब बेकार है, असली तो धर्म है। कमाल के लोग होते हैं ये, है ना। पूरी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके तुम्हारे हाथ में जो फोन है उसी से तुम जाके ट्वीट करते हो, कमेंट करते हो कि साइंस टेक्नोलॉजी तो सब बेकार है। गजब दोगलापन है। हाँ, चले आगे चले। आर्मेचर और सर्पी वलय बता दीजिए। अभी आर्मेचर की बारी आएगी, बता देंगे, काहे परेशान, है ना। आगे चलें। लेंज का नियम हुआ समाप्त। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान क्षण में उत्पन्न व्हाट? विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब कोई क्षण है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। तो मान लेते हैं यहां पे एक कोई चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है इस जगह पे। ठीक, इस चुंबकीय क्षेत्र एक हम ये रेल रख दे रहे हैं, ये एक तार हमने मोड़ के रख दिया और इस तार के ऊपर हमने एक छड़ रख दी। क्या रख दी हमने? हमने एक छड़ रख दी इसके ऊपर। जिसकी लंबाई मान लेते हैं L। ठीक, और इसको v वेग से हमने इसकी ओर गति करा दिया। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद यही छड़
इस पॉइंट पे आ जाएगी, मान लेते हैं x दूरी आ गई आगे, ठीक है, x दूरी आगे आ गई। तो कितना फ्लक्स परिवर्तित हुआ, फाई इक्वस टू, तो आपको फाई इक्वस होता है बी ए, चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं बी ए जो लगा हुआ है ना, चुंबकीय क्षेत्र बी ए जो लगा हुआ है, और हमने छड़ को इस चुंबकीय क्षेत्र में खींचा है ऐसे, ठीक, जब हमने छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में खींचा तो फाई इक्वस टू बी ए, और ध्यान रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है या बाहर की ओर, जैसे भी है परपेंडिकुलर पहली बात तो, और ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा इसका पूरे का, तो एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री जो कि 1 होता है, तो छोड़ते हैं उसको 1 या -1, तो बी ए, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा बी, और ए का मतलब हो गया ये आयत बनेगा, लंबाई x चौड़ाई l है ना, l इंटू एक्स, ठीक। तो इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E बराबर, तो आप सर E बराबर हो जाएगा d फाई बी बाई डी टी, ऋण चिन्ह केवल विरोध को बताता है ना, तो उसको मैं इग्नोर करता हूं, L इंटू एक्स, जब B छोड़ दिया मैं, अच्छा पहले डी फाई तो लिख लो सर एक बार आप, डी फाई बाई डी टी, ई को क्या आएगा डी डी टी ऑफ, जरा फाई का मान रखते हैं बी एल एक्स। अब चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है, छड़ की लंबाई भी कांस्टेंट है, तो आपको अक्सर ई इक्वल टू हो जाएगा बी एल आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, दूरी परिवर्तन की दर तो वेग होता है ना, तो ई बराबर आ जाएगा बी एल बी, ये होता है छड़ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। आसान है कि नहीं बताऊं मुझे जरा, क्यों भाई आसान है कि नहीं है बताओ, कठिन लगा क्या तुमको, किसी को कठिन लगा तो बताओ जरा मुझे, बहुत इजी था है ना, हाँ महा इजी महा इजी महा इजी, ठीक है, बहुत इजी था, ठीक। एक बात इसके बाद, आज पता नहीं क्यों मैं इतनी चीजें मिस कर रहा हूं, हम लोगों ने स्वप्रण जब पढ़ा था तो कुंडली में कुंडली में कोई बात नहीं छोड़ूंगा कुछ नहीं, बस मैं मिस कर गया था, बस ये दो टॉपिक लेंज का नियम और ये दो चीज मिस कर गया था मैं, कुंडली में संचित ऊर्जा में भूल गया था बताना तुम लोगों को, याद आ गया मेरे को। तो ऊर्जा मतलब क्या है, जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित कराते हैं तो कुंडली विरोध करती है इसका, मैं नहीं धारा आने दूंगा, ऐसे कुंडली बोलती है ना कि मैं धारा वारा नहीं आने दूंगी अपने अंदर, ठीक है, टिडिंग टिडिंग, जब कुंडली विरोध करेगी, जब जब विरोध हुआ है इतिहास गवाह है, तब तब कार्य हुआ है ना, कितना कार्य होगा सर, कार्य सर क्यू डीवी होता है, और यहां पे जो V है वोल्टेज वो विद्युत वाहक बल हो जाएगा, तो हम E डी क्यू कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे, और E का मान हमने क्या पढ़ा है सर, एल डी आई बाई डी टी पढ़ा E का मान हम लोगों ने, केवल मैं परिमाण ले रहा हूं बस, ये फॉर्मूला पहले भी यूज कर चुके, कैपिटल चैप्टर में यूज कर चुके हैं, वहां पे वी डी क्यू लिखते थे, और यहाँ V वोल्टेज का विद्युत वाहक बल लिख लेंगे हम लोग, बस यही तो चेंज आएगा है ना। और dq बाई dt क्या होता है, dq बाई dt सर, dq बाई dt सर आवेश प्रवाह की दर धारा होती है सर, तो जाएगा एल आई डी आई, अरे रे खत्म हो गया डेरिवेशन ही है, तो टाटा बाय बाय हो गया यहाँ पे डेरिवेशन का, है ना, एक स्टेप और लिख लेता हूँ वरना उधर जगह कम पड़ जाएगी मेरे को, पन्ना पलटना नहीं चाहता है ना, और एल यहां बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई, शुरू में जब स्विच नहीं ऑन किए थे धारा मान लेते हैं 0 थी, और जब स्विच ऑन कर दिए तो कुछ देर बाद धारा बढ़ के मान लेते हैं आई नॉट हो गई है, या सिंपली आई भी कह सकते हैं, यहां पर स्विच ऑन किया तो धारा पहले नहीं थी, कुछ देर बाद धारा बढ़ के अपने सामान्य वैल्यू पे आ गई, उसको मैं आई नॉट मान ले रहा हूं, ठीक है।
तो आप कहो ठीक है सर आई की पावर 1 एक्स dx का समाकलन क्या होता है? सर एक्स dx का समाकलन क्या होता है? एक्स स्क्वायर यानी आई स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू आई नॉट। तेरा लिमिट पुट करो, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। अच्छा मैं इतना जल्दी इसलिए कर दिया हूं क्योंकि इस तरह के डेरिवेशन हम लोग बहुत कर चुके हैं, ना। कैपेसिटर में ऊर्जा निकाले थे ऐसे ही तो किए थे, बस वहां सी था एल की जगह पे, किया तो सेम ऐसे ही था हम लोगों ने, है ना। तो आपको अक्सर ये तो 0 ही हो गया, तो W इक्वल टू आ गया हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। और जो कार्य होता है इतिहास गवाह है कि वही कार्य ऊर्जा में बदल जाता है, तो चुंबकीय ऊर्जा इसके अंदर क्या हो जाएगी? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ये लो भैया, बताओ ये डेरिवेशन भी क्या कोई कठिन डेरिवेशन था क्या? बताओ जरा मुझे। हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, बोलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आसान लगा सबको? आसान लगा क्या? आसान है तो आसान तो लगेगा ही, कठिन है ही नहीं तो कठिन लगे कहां से, है ना। एकदम सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने संधारित्र में संचित ऊर्जा पढ़ा था, सेम वैसा ही डेरिवेशन है एकदम। आ गया? कहीं किसी पॉइंट पे कोई डाउट पूछ लेना, सबके देखी देखा मत यस बोल देना, ठीक है? क्योंकि सबके देखी देखा तुमको नंबर एग्जामिनर नहीं दे देगा। आ गया हो खुद को तभी बोलना यस सर, और नो सर भी मत बोलना। तुम कहोगे ये अच्छा मजाक है, यस सर मत बोलना, नो सर मत बोलना। ये बताना कि सर ये कैसे लिख दिए हैं, ये नहीं समझ में आया, तब मुझे समझ में आया कि हाँ तुमने डाउट पूछा है, ठीक है। नहीं आया एक बार और बता दीजिए। ये सब सवालों ये सब जवाबों के लिए मेरे क्लास में जगह बिल्कुल नहीं है। मुझे फोकस बच्चा चाहिए, उसको जो समस्या उसको पता होनी चाहिए कि मुझे समस्या यहाँ पे है, उसको सॉल्यूशन दे दीजिए, मैं आगे सब समझ लूंगा, है ना। जिसको पता ही नहीं कि पूरी प्रॉब्लम क्या है, और कहता फिर से बता दीजिए, तो फिर से उसको वो समस्या बनी ही रहेगी, क्योंकि एक्चुअली उसको पता ही नहीं कि उसकी समस्या कहां पे है। बेटा माइनस सिंबल केवल यह बताता है कि विरोध कर रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है? कि विरोध कर रहा है, इसका और कोई सेंस ही नहीं है पूरे फॉर्मूले में। न्यूमेरिकल लगाते समय आप माइनस को इग्नोर करके क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि माइनस केवल इतना बताता है कि विरोध कर रहा है, बस। इस चिन्ह का और कोई मीनिंग नहीं है यहां पे, ठीक है। यू क्या है? अरे यू ऊर्जा है नालायक, हेडिंग पड़ी ऊर्जा, क्लास में जो कैलकुलेट हो ऊर्जा ही होगा ना। यू स्थिर ऊर्जा होती है, कब से पढ़ते आ रहे हो यार तुम लोग? कक्षा 11 से पढ़ते आ रहे हो, स्थिर ऊर्जा यू से लिखते हैं, ठीक। चलिए आगे चले, क्यों भाई? आज का लास्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली, घूमती हुई नहीं यार, घूमती हुई, घूमती हुई कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत। अब देखो भाई, हमें कुल मिला के फ्लक्स बदलना है बस। अब फ्लक्स फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स हम बदल सकते हैं एरिया को बदल करके, जैसे अभी हम लोगों ने जो किया छड़ वाला, तो उसमें एरिया बदल रहा था, एल इंटू एक्स एरिया बदला था, है ना। फ्लक्स हम बदल सकते हैं थीटा यानी कि कोण बदल करके। तो फ्लक्स को 3 तरीके से बदला जा सकता है, कोण को बदल करके, एरिया को बदल करके, और चुंबकीय क्षेत्र को बदल करके। तो इसका हमने डिस्कस कर लिया, इस पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और थीटा को अब हम बदलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई कुंडली है ना, ये कुंडली है, ठीक। ये कुंडली है ए बी सी, ठीक है। और इस कुंडली को हमने रख दिया है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, और मान लेते हैं देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ये चुंबकीय क्षेत्र है,
और एक कुंडली है जो ऐसे घूम रही है, ऐसे समझो, इस फोन से समझो, चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर मेरी तरफ है और एक कुंडली इसमें ऐसे घूम रही है ना। तो अगर ये कुंडली का क्षेत्रफल वेक्टर है और चुंबकीय बल रेखा जब कुंडली ऐसे घूमेगी तो कुंडली के क्षेत्रफल वेक्टर देखो, आप ध्यान से देखो, ऐसे घूम रहा है ना, दिख रहा है ना। तो यही क्षेत्रफल वेक्टर मान लेते हैं कि किसी कंडीशन में ये क्षेत्रफल वेक्टर यहां से थीटा कोण बना रहा है, और मान लेते हैं कुंडली ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। किस कोणीय वेग से? ओमेगा कोणीय वेग से। तो कक्षा 55 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा 11th में पिछले साल कि कोणीय वेग जो ओमेगा होता है वो होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। जब कोई गोल गोल घूम रहा होता है, वृत्तीय गति कर रहा होता है, कोणीय गति कर रहा होता है, तो दूरी की जगह कोण और चाल की जगह कोणीय चाल और समय की जगह तो समय ही रहेगा, क्योंकि समय तो वैसे ही होता है, चाहे ऐसे घूमो चाहे ऐसे चलो, है ना। थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा। और मान लेते हैं कुंडली का एरिया ए है, ठीक है। तो कुंडली से कितना फ्लक्स गुजर रहा है? फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? बी ए कॉस ओमेगा टी। बोलो ये बात कोई बहुत कठिन बात है क्या? क्यों भाई? क्यों भाई? जो गधों को घोड़ा के बीच में दौड़ा दे वो टीचर होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये गधा नालायक घोड़ों के बीच में दौड़ने क्या करने गया है? बेटा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ऐसे आधारित है क्योंकि लेंज ने क्या कहा, अगर मान लो कि एक इंजन है जिसको स्टार्ट करने के लिए किसी भी, कोई ऐसा इंजन बनाओ जिसको स्टार्ट करने के लिए किसी भी ईंधन की आवश्यकता ना हो, बिना पेट्रोल डीजल के वो चल जाए। क्या ये संभव है? नहीं संभव है ना। क्यों? कि जब पेट्रोल डीजल जलता है तो उसके जलने से जो ऊर्जा निकलती है उसी ऊर्जा से वो इंजन चलता है। यानी एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदलेगी, अपने आप ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं होगी। तो जब कुंडली घूमती है ये वाले केस में, या जब चुंबकीय फ्लक्स बदलता है किसी कुंडली से, तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। धारा उत्पन्न होने का मतलब है कि आवेश गति कर रहा है, मतलब उसमें गतिज ऊर्जा आ गई, मतलब ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। और अगर ऊर्जा उत्पन्न हो गई है तो ऊर्जा उत्पन्न अपने आप तो हो नहीं सकती है, यानी कि किसी ने कार्य किया। किसने कार्य किया होगा? उसने कार्य किया होगा जो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स को बदल रहा है। तो मैं अगर चुंबक को कुंडली के पास ले जा रहा हूं तो मैंने कार्य किया है। अगर किसी दूसरी कुंडली ने चुंबकीय फ्लक्स को बदला है तो उस कुंडली ने कार्य किया है ना। यहां जिसको जो घुमा रहा है पकड़ के, जैसे मॉडर्न जनरेटर जो होता है वो इसी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। जनरेटर जो आजकल यूज होते हैं, उस जनरेटर में दो पार्ट, एक इंजन होता है और एक डायनामो होता है। डायनामो में इतना ही होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक कुंडली, बस दो ही चीज होती है और कुछ नहीं होता। तो इंजन जिसमें पेट्रोल डालते हैं वो घूमता है और उसी से हम डायनामो को कनेक्ट कर देते हैं, इस कुंडली कनेक्ट कर देते हैं, वो इस कुंडली को घुमाता है। तो जो इंजन ऊर्जा, जो इंजन कार्य कर रहा है, वही कार्य इस कुंडली से विद्युत ऊर्जा रूप में प्राप्त हो रही है हमको। बस इतनी सी कहानी है ना। क्या? तो ये फ्लक्स उत्पन्न हो गया, तो इसमें विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो जाएगा? तो E इक्वल टू डी फाई बी बाई क्या होता है? dt होता है। तो E इक्वल टू आ जाएगा डी डी टी ऑफ फाई का मान कितना है? बी ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा सबको पता है ये बात तो कि बी यानी चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट होगा यहाँ पे, और कुंडली जो हमने डिसाइड कर दी कि इतनी बड़ी है उतनी बड़ी ही रहेगी, मतलब उसका एरिया भी फिक्स होगा। यानी कि फाई नहीं सॉरी सर, ई इक्वल्स टू बी, और ये तो कांस्टेंट है, केवल हमें कॉस ओमेगा टी का अवकलन करना है बस। और कॉस ओमेगा टी का अवकलन सब जानते हैं, माइनस साइन ओमेगा टी होता है। ई बराबर आ जाएगा बी ए इंटू माइनस का साइन ओमेगा टी, और माइनस फिर से मैंने कहा माइनस केवल क्या बता रहा है? विरोध करने का नेचर बता रहा है। तो आप इस माइनस को डायरेक्ट इग्नोर कर दो, या आप चाहो तो आप कह दो सर यहाँ फॉर्मूले में माइनस होता है, आप भूल गए हैं। तो ये वाला माइनस अगर आप लगा दोगे तो भी अपने आप आपको सर ये माइनस से माइनस तो कट गया, ठीक है। तो ई इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा
कॉस थीटा जब हम अवकलन करेंगे तो कॉस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। लेकिन जब केवल थीटा होता, केवल टी होता, तब टी के साथ जो गुणे में होता है, सबको पता है कि यहाँ जो वेरिएबल के साथ गुणे में होता है उसको हम लास्ट में गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर कुंडली में एन फेरे हो, टोटल कितने एन फेरे हो, तो आप जानते हो कि इसी सूत्र में एन भी आ जाएगा, तो ई इक्वल टू आ जाएगा एन बी ए ओमेगा कॉस, कॉस नहीं साइन, साइन ओमेगा टी, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं साइन ओमेगा टी को मैक्सिमम कर दूं 1, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो इसको भी मैक्सिमम मिल जाएगा मुझे। इसको ई मैक्सिमम कहो या इसको ई नॉट कहो, ई नॉट लिखते हैं इसको, तो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एन का मतलब फेरों की संख्या। यार कहां सो के आते हो तुम लोग? एन फेरों की संख्या और क्या है? ठीक, फेरों की संख्या कुंडली में 10 बार लपेट, तुमने एन फेरे टोटल कर दी लपेट लपेट के, ठीक है, तो साथ में एन से गुणा हो जाएगा फॉर्मूले में, और क्या हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने इसका मान 1 ले लिया तो ई नॉट इक्वल टू एन बी ओमेगा हो जाएगा। तो यहां से मेरे को ई का मान मिल जाएगा, एन बी ओमेगा में ई नॉट लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी, यानी कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ये साइन थीटा का फलन होगा। और अगर आप देखोगे तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, पता है आप लोगों को? नहीं पता तो अब जान लो। यानी ये विद्युत वाहक बल पहले शून्य होगा, शून्य से बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगा जो कि ई नॉट के बराबर होगा, फिर घट के शून्य होगा, फिर मिनिमम हो जाएगा, मतलब दूसरे साइड मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, और फिर अंत में शून्य हो जाएगा। ठीक, क्यों भाई? तो ये एक ऐसा विद्युत वाहक बल है जो लगातार बदल रहा है, इसी को हम बोलते हैं परिवर्ती विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं? परिवर्ती विद्युत, परिवर्ती नहीं, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती। परिवर्तित तो हो रहा है लेकिन एक निश्चित समय के बाद वापस से फिर से रिपीट कर रहा है, तो आवर्ती मतलब होता है रिपीट करना, है ना। तो परिवर्ती भी है और आवर्ती भी है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती, है ना, कुछ समय बाद अपने आप को वापस से रिपीट करने वाला। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, यानी हम लोगों ने प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर लिया है, और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, एसी जनरेटर होता है ये। अब अगर आप इसको किसी प्रतिरोध में लगा दोगे तो इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी, और ये धारा कितनी हो जाएगी? तुम कहो सर धारा हो जाएगी, इसमें जो विभवांतर आएगा। तो अगर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाएंगे तो विभवांतर भी तो प्रत्यावर्ती ही आएगा ना, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया विद्युत वाहक बल विभवांतर एक ही चीज है। जब सोर्स के लिए बात करते हैं तो विद्युत वाहक बल, और जब किसी हम लोग इसको एलिमेंट पे यूज करते हैं तो विभवांतर बोलते हैं उसी को हम लोग, है ना। तो ये सेम चीज होती है, ठीक। तो जो विद्युत वाहक बल यहाँ उत्पन्न हुआ है वो जाकर इस पे विभवांतर बन जाएगा, और विभवांतर उत्पन्न होगा तो धारा उत्पन्न होगी, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, है ना। और v इक्वल्स टू है वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। और v अपॉन आर क्या होता है वो भैया क्या बताए हैं सर? ये तो आई नॉट होता है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ओ हो, इसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। यानी हम लोगों ने अगले चैप्टर की नींव रख दी यहां पे उठा करके। क्या रख दी? अगले चैप्टर की नींव हम लोगों ने रख दी। यहां से अगला चैप्टर शुरू होना है जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। तो ये चैप्टर जहां खत्म होता है वहीं अगला चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। लेकिन अगला चैप्टर शुरू करने से पहले, हालांकि कुछ किताबों में प्रत्यावर्ती जनित्र दिया है प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में, एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में दिया हुआ है, और मेरा भी मानना है कि पढ़ के यहीं खत्म करते हैं, है ना। फ्लो में तुरंत समझ में आएगा, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा बस। अगले चैप्टर में फिर से कहानी बनानी पड़ेगी, फिर से सब कुछ रिपीट करना पड़ेगा,
है ना। चलो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी पढ़ लेते हैं हम लोग। धारा जनित्र, इसमें होता कुछ नहीं है यार। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में होता क्या है, बहुत सिंपल होता है। इसमें लोग दो चुंबक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दो चुंबक ले लेते हैं, और दो चुंबक के बीच में ठीक है, दो चुंबक के बीच में हम लोग एक कुंडली को ये है भैया, ये है। देखते रहो बस, तुम खड़ा डायग्राम बनाऊं फिर मैं आगे समझाता हूं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। और इसके बीच मैंने फिट कर दी एक कुंडली। क्या फिट कर दी? जोर से बोलो, क्या फिट कर दी मैंने फिट कर दी एक कुंडली। शायद ये पिछला डायग्राम ही है क्या? बस पिछले वाले डायग्राम में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ठीक है, बढ़िया लग रहा है सब। क्या आपको देख के एकदम 3D फील आ रहा है? डायग्राम बनाना भी बड़ा कलाकारी काम है। देख लिया कैसे बनाया मैंने, ऐसे ही तुम लोग को बनाना है। ये जो कुंडली इसके बीच में घूम रही है ना, उसी को आर्मेचर कहते हैं हम लोग, ठीक। अब यहां पर हम लगा देते हैं दो स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या होती है? रिंग समझते हो? अरे ये मेरे हाथ में जो है, मेरी सगाई वाली जो है, ये रिंग देख रहे हो, एकदम ऐसी हो, थोड़ी चौड़ी ज्यादा होती है बस, है ना। इसको बोलते हैं स्लिप रिंग, ठीक। ऐसे तो एक स्लिप रिंग ये लगा देते हैं, दूसरा स्लिप रिंग और लगा देते हैं, ये ठीक। और इसके ऊपर लगाते हैं कार्बन का ब्रश। तो सिर्फ कार्बन का ब्रश दांत मांजने वाला नहीं होता तुम्हारा, ये नहीं जाओ खरीद लाओ कि मेरे टूथपेस्ट में जो है चारकोल है, तो मेरे ब्रश में ही चारकोल है। ये कार्बन ब्रश लिखा होगा तुम्हारे बुक में। अभी कार्बन ब्रश क्या चीज होती है? कभी कभी गाड़ी का सेल्फ काम करना बंद कर देता है, तो यही वाला ब्रश उसमें घिस जाता है। 10 रुपए का मिलता है, इसको बदल के तुमसे 250 ले लेता है, कहता है ऐसी सी प्रॉब्लम थी, सेल्फ सही कर दिया, ठीक है। अब जब कुंडली, मान लो कुंडली है, कुंडली में तार होंगे, कॉइल होगी कुंडली में। अब तार को जोड़ के तुमने बाहर निकाल लिया कुंडली से, और जब कुंडली ऐसे घूमेगी तो तार ऐसे लपेट जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा और तार टूट जाएगा। तो हमको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी थी कि तार टूटे भी ना, और तार से कुछ जोड़कर धारा भी बाहर निकाल लें। तो हम करते क्या है कि यहां पर एक कुंडली से एक तार ले आते हैं, उसको एक स्लिप रिंग से जोड़ देते हैं, और दूसरा तार ले आकर के दूसरी वाली स्लिप रिंग से जोड़ देते हैं। और ये कार्बन जो होता है, कार्बन में जब भी हम लोग विद्युत धारा के सिलसिले में कार्बन वर्ड यूज करें, तो समझ लें वहां ग्रेफाइट का बात हो रही है ना। कुछ लोग कहेंगे सर तांबे का लगा लेते हैं, लोहे का लगा लेते हैं। बेटा लोहा और तांबा जब ये रगड़ कर घूमेगी कुंडली इसमें, तो घिसने का इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी कि वो घिस जाएंगे और पिघल जाएंगे और निपट जाएंगे। कार्बन गलनांक बहुत ज्यादा होता है ना, तो वो घिसता भी रहता है हल्का हल्का, जिसके कारण वो पिघलता नहीं है, डैमेज नहीं होता है। तो इसमें स्पर्श करते हुए यहां पे एक तार इसमें जोड़ देते हैं, एक तार इसमें जोड़ देते हैं, यहां ले आकर के बल्ब जोड़ देते हैं, है ना। अब जब कुंडली घूमती है तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो तार से स्लिप रिंग के पास पहुंचता है, और स्लिप रिंग से कार्बन ब्रश से होते हुए इस बल्ब में पहुंच जाता है ना। इसको लगाया गया है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, कुंडली को लगाया गया है घुमाने के लिए। इतना सा इसका संरचना होता है, और इसका कोई पूछे सिद्धांत क्या है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे?
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। करता क्या है? तो ये गतिज ऊर्जा को, या आप यांत्रिक ऊर्जा वर्ड यूज कर सकते हो, क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये इसका काम हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ये इसका सिद्धांत हो गया। सिद्धांत क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये इसका सिद्धांत हो गया। रचना क्या हो गई? तो दो चुंबकों के बीच में एक कुंडली रखते हैं, इसी को आर्मेचर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। उस कुंडली पे दो स्लिप रिंग्स लगी होती हैं, जिससे कुंडली को कनेक्ट कर दिया जाता है। स्लिप रिंग्स के साथ एक कार्बन ब्रश लगा होता है, ठीक है। उसको स्पर्श करता हुआ कार्बन ब्रश से हम बाहरी परिपथ को जोड़ देते हैं। जब कुंडली घूमती है तो घूमने के कारण अभी पढ़ा हम लोगों ने कि उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान होता है E = E0 sin ओमेगा टी। और इसी विद्युत वाहक बल को हम लोग जहां मर्जी वहां भेज देते हैं। ये जनरेटर बन गया आपका ना, ठीक है। बस यही जनरेटर है आपका, ठीक। जनित्र हिंदी में बोलते हैं, जनरेटर जिसको बोलते हो जी तुम लोग, ठीक है, वही वाला है, ठीक है। चैप्टर हो गया दी एंड, यहीं पर हुआ समाप्त, ठीक। मैंने कहा था ना कि 1.5 घंटे के आसपास चैप्टर रहेगा आपका। थोड़ा आज मैं आराम से भी पढ़ाया हूँ, हौले हौले रिपीट भी किया हूँ चीजों को, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको सकता ज्यादा लगा हो, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है, 2 घंटे भी तो नहीं हुए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पे। और जाते जाते फिर से बता देता हूँ, वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, और इसको शेयर कर दिया करो यार। तो पैसा जिस काम में नहीं लगता वो काम तुम लोग कर ही दिया करो, है ना। मैं थोड़ी करो मेरे अकाउंट 10 रुपए भेज दो, तुम लोग 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, बाय बाय, गुड नाइट।